नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 राजा और विभिन्न इतिवृत्त। भाग 8 में आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जो बात करेंगे और वो रहेगा मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। और ये प्रश्न कई बार किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि औरंगजेब ही अधिकतर जो उत्तरदायी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए माना जाता है। वो कारण क्या थे जिसके लिए केवल औरंगजेब ही उत्तरदायी था। और एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण औरंगजेब के शरीर और साम्राज्य की कब्र कैसे बना। तो ये दो प्रश्न की बात ही चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। महान मुगलों की अवधि जो 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध से आरंभ किया था, बाबर के सिंहासन के साथ शुरू हुई थी और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही इसका पतन जो है वो समाप्त हुई। औरंगजेब की मृत्यु के समय भारत में मुगलों का साम्राज्य सबसे बड़ा था। फिर भी उनकी मृत्यु के लगभग 50 वर्षों के भीतर ही मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। इसके कारण नंबर 1 क जिसके लिए औरंगजेब उत्तरदायी था। सबसे पहले वो कारण हम कर लेते हैं। 1, औरंगजेब की अति केंद्रीयकरण की नीति। अति केंद्रीयकरण क्या होता है कि हर एक छोटी से छोटा जो डिसीजन हो राजा के ऊपर ही आ जाना। हर एक जो कार्य, ऐसे क्या होता है कि पूरा साम्राज्य जो है वो कई राज्यों में जो है वो डिवाइड किया होता है और वहाँ के भी जो प्रधानाध्यक्ष बनाए होते हैं। जैसे कि अगर आजकल की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हर राज्य का सीएम होता है, उसके पास भी अपनी शक्तियाँ होती है। लेकिन इन शक्तियों को राजा द्वारा खुद लिया जाना, उनकी शक्तियों को कम करना, उसे कहा जाता है अति केंद्रित। छोटे से छोटे डिसीजन के लिए भी राजा ही जो है वो उसके लिए निश्चित करना, इसे कहा जाता है अति केंद्रित। दूसरे को विश्वास ही न करना। तो इस प्रकार से मंत्रियों की जो प्रशासनिक कार्य करने की जो क्षमता थी वो नष्ट हो गई, क्योंकि उनके डिसीजन भी खुद जो है वो औरंगजेब ही लेने लगा था। तो अनुभवहीन मंत्री प्रशासनिक कार्य करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि अब उनको अनुभवहीन ही करने दिया गया। कोई गलती करेगा तभी तो पता लगेगा कि आगे जो है वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अति केंद्रीकरण की जो नीति थी औरंगजेब की, वो उससे दूसरे जो प्रशासनिक जो मंत्री थे वो कमज़ोर हो गए। उनका अनुभव जो है वो अपने राज्य के लिए जो है काम नहीं आ सका। या इससे ये इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अति केंद्रीकरण की नीति के कारण जो है वो स्वाभाविक था, जिनकी शक्तियाँ उनको मिलनी चाहिए थी वो उनके विरुद्ध हो गए। तो ये भी पहला कारण हो सकता है। दूसरा, औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब जो कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने अपनी धार्मिकता की कट्टरता को दिखाने के लिए क्या किया, दूसरे धर्मों के लोगों को जो है वो तंग करना उसने शुरू किया। जिस प्रकार उसने मंदिरों को तोड़ने का कार्य जो है औरंगजेब ने करवाया, या मंदिरों जजियों कर को पुनः स्थापित करना, जिसे जो अकबर ने बंद कर दिया था। तो इस प्रकार से ये जो कार्य थे, इन कार्यों से भी औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य के पतन को प्रारंभ शुरू करवा दिया। फिर आता तीसरा, राजपूतों से दुर्व्यवहार। वो राजपूत जिनके बलबूते पर अकबर ने पूरे भारतवर्ष में अपना जो ध्वज था उसे लहराया था, मुगलों का ध्वज था लहराया था, उसका साम्राज्य को विस्तृत किया था, उसी को ही अजीत सिंह जो मेवाड़ से थे उनका अपमान किया गया। जसवंत सिंह जो मारवाड़ थे, उनकी जो विधवा रानी थी, उनका हरम में जाकर जो है अपमान किया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो अतः राजपूत जो स्वामी भक्त हुआ करते थे वो पूरी तरह से उनके शत्रु हो बन गए और इस प्रकार से उनकी जड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया। फिर चौथा कारण आता है वो है मराठों से दुर्व्यवहार। केवल राजपूतों के ही साथ नहीं, बिल्कुल मराठों के। अगर हम जो है शिवाजी के बारे में हमने पढ़ा कि शिवाजी को दरबार में बुलाया गया एक संधि के द्वारा और फिर उन्हें जो है वो वहाँ पर उनको पकड़ लिया, बंदी बना लिया गया, उनके साथ जो है वो छल किया गया। तो ऐसे कार्यों के द्वारा भी जो है जो मराठे थे वो भी उनके विपरीत हो गए। या शिवाजी ने 1680 ईस्वी तक जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्हें चैन से नहीं सोने दिया। उसके पश्चात उनके जो बेटे थे छत्रपति संभाजी, उन्होंने भी लगातार जो है संघर्ष किया 1690 ईस्वी तक, और लगभग 210 लड़ाइयाँ लड़ना उनके विरुद्ध बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से इन लड़ाइयों के कारण उन्होंने मुगल जो साम्राज्य था उसे भारी क्षति पहुंचाई और इस प्रकार से उसका पतन हुआ। फिर आता है पांचवा, सिखों से दुर्व्यवहार। यही नहीं, सिखों की बात करते हैं कि 11 नवंबर 1675 ईस्वी को 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी को दिल्ली में ही शहीद कर दिया गया। अतः सन 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की नींव जो है 10वें गुरु गोविंद सिंह को रखनी पड़ी और इसके परिणाम स्वरूप उनके 4 बच्चों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस प्रकार से ये सिखों के साथ दुर्व्यवहार के कारण सिख भी उनसे जो नाराज़ हो गया। इस प्रकार से जब उन्हें मौका लगा उन्होंने मुगल साम्राज्य को सबक सिखाना जो है शुरू ही नहीं किया, बल्कि उसे पतन के ग्रत में ले गए। फिर आता है औरंगजेब की दक्षिणी नीति। 25 वर्ष तक अपनी केंद्र जो जहाँ पर राजधानी थी वहाँ से अब्सेंट रहने का मतलब था कि दिल्ली में जो शासन था वो अस्त व्यस्त हो गया और इसका फ़ायदा जो है जो शत्रु थे उन्हें मिला और इस प्रकार से जो मुगल साम्राज्य था वो हिल गया था। औरंगजेब का जो संदेहशील स्वभाव, ये 7वां कारण होता है।
माना जाता है कि उस इतना संदेहशील था कि उसके मौत के वक्त उसने अपने बच्चों को भी अपने पास नहीं रखा, और उसने क्योंकि उसने अपने बाप को जो है बंदी बना लिया था, उसे जो है वो आगरा के किले में जो है बंधक रखा लगभग 10-12 वर्ष तक, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। और इस प्रकार जो है उसे भी जो है जो व्यवहार उसने अपने पिता के साथ किया था वही व्यवहार उसे जो है सोने नहीं देता। उसे लगता था कि उसके बच्चे भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, इसलिए उन्होंने उनको शिक्षित भी नहीं किया। तो इस प्रकार से जो संदेहशील स्वभाव, इसके अलावा जो भी उन्हें संदेह होता था उसका जो है कत्ल कर दिया जाता था। तो इसके कारण भी जो बड़े योग्य जो सरदार थे वो उनका कत्ल जो है उसके हाथों से करवा दिया गया। तो इस प्रकार से ये भी उनकी कमजोरी, या हम ये कहें कि जैसे जैसे औरंगजेब कमज़ोर होता गया वैसे वैसे ही जो मुग़ल का जो सल्तनत थी वो पतन की तरफ जो है वो जाती चली गई। फिर आता है 8वां विशाल साम्राज्य, कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और जिसे केवल योग्य लोग ही जिस पर नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। जैसे कि अकबर की बात करें, जहांगीर, शाहजहाँ। लेकिन जैसे जैसे औरंगजेब के बाद जो उनके जो उत्तराधिकारी थे वो इसे जो है वो नहीं चला सके। इस प्रकार से विशाल साम्राज्य होने के कारण भी जो है मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। फिर वो कारण जिसके लिए औरंगजेब उत्तरदायी नहीं है, उनमें से सबसे पहला आता है वो है उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। उत्तराधिकार कि मरने के पश्चात कौन जो राजा बनेगा ऐसा नियम नहीं था। हालांकि जो है देखने में आता है कि बाबर ने जब पानीपत का युद्ध के पश्चात जो है भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी तो उसने कोशिश की, उसने क्या किया कि उसने अपने जो ज्येष्ठ पुत्र था जो हुमायूं था उसे जो उत्तराधिकारी जो है वो अपने मरने से पहले जो है वो मनोनीत कर लिया था, और उसे कहा था कि अपने साम्राज्य को वो अपने जो भाई हैं उनमें भी जो है डिवाइड करे। लेकिन जैसे ही जो है यहाँ पर बाबर की मृत्यु होती है उसके पश्चात हुमायूं राजगद्दी के ऊपर तो बैठते हैं, लेकिन उसके जो भाई हैं उसका साथ नहीं देते और उसके विरुद्ध जो है वो संघर्ष करते हैं। और इसी प्रकार से ये जो संघर्ष था वो हर जगह देखने को मिलता है, कहीं भी ऐसा नियम नहीं मिलता कि जहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र ही राजा जो है बनेगा। तो इस प्रकार से जैसे ही कोई राजा मरता था उसकी जगह लेने के लिए जो है जो राजकुमार होते थे वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते थे। तो इस प्रकार से अपने ही गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता था, जिसे भारी क्षति जो उठानी पड़ती। तो इस कारण भी, इन युद्धों के कारण भी जो है वो विनाश हुआ। 10वां आता है कमज़ोर उत्तराधिकारी। कमज़ोर उत्तराधिकारी मतलब औरंगजेब के पश्चात जितने भी जो उत्तराधिकारी हुए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक, जिसे जो है अंग्रेजों ने जो है वो पकड़कर जो है वो रंगून भेज दिया था। सभी जो मुग़ल शासक थे वो नामधारी थे, केवल नाम मात्र के जो है वो शासक थे, राजा थे। उनमें किसी भी प्रकार की योग्यता या इच्छा शक्ति या दूरदर्शिता का अभाव था, इसलिए भी जो है वो मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। फिर आता है 11वां मुग़ल सेना की दुर्बलताएं। मुग़ल सेना की जो दुर्बलता थी उससे ही पता चलता है कि एक तो अनुशासनहीनता जो है हो चुकी थी, कुशलता उनमें नहीं रही थी, तालमेल की कमी हो गई थी। और जब कभी भी युद्ध में जाते थे तो बड़ी संख्या में औरतों को, दास दासियों को या वैश्याओं को लेकर वो जाते थे। तो इस प्रकार से ऐसा लगता था जैसे ही वो वीर भूमि में न जाकर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार से अब वो वीर कम रह गए थे और विलासी जो है वो ज़्यादा हो गए थे। उनका हारना या पतन की तरफ जाना जो है वो निश्चय ही हो गया था। सेना जहाँ ऐसी हो तो वहाँ पर का पतन अवश्य होकर ही रहता है। तो इस प्रकार से ये कारण था 11वां। अब आता 12वां आर्थिक दुर्बलता, कि अकबर के बाद जो भी बादशाह हुए, अगर हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो जहांगीर के बाद उनके बेटे जो शाहजहाँ थे, उन्होंने राजकोष को बहुत धन जो था उन्हें काफ़ी जो है, चाहे रंगरलियाँ हो चाहे भवन बनाना हो, इस प्रकार से उन्होंने, जैसे ताजमहल की बात करें उसके ऊपर बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च किया, चाहे वो लाल किला बनाना हो। तो इस प्रकार की जो इमारतें थी उनके ऊपर बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च किया गया, जिस पैसे से जो है सेना को और ताकत दी जा सकती थी। तो इस प्रकार से ये भी कारण बना, उनकी आर्थिक दुर्बलता थी, वो भी जो है मुग़ल जो शासन था, प्रशासन था, उसके अंत का कारण बना। फिर 13वां आता है वह है शांति और सुरक्षा का अभाव, कि आंतरिक जो सुरक्षा है या शांति है वो किसी भी राज्य को बड़े लंबे समय तक जो है वो शासित कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब ने अपने व्यवहार के कारण अंदर के वो लोग जिन्होंने कभी जो है उस मुग़ल जो शासन था या उस प्रशासन या उस राज्य की देखभाल करी थी, उन्हीं के साथ उन्होंने जो टक्कर लेना शुरू किया था। जैसे कि हम करते हैं राजपूतों की बात करते हैं, तो उनके साथ अगर वो मित्रता की नीति अकबर की तरह ही बनाए रखता तो शायद काफ़ी लंबे समय तक जो वो शासन कर सकते थे। यही नहीं रुका, उन्होंने मराठों के साथ, जाटों के साथ, सिखों के साथ, सभी के साथ, क्योंकि कट्टर सुन्नी मुसलमान होने का जो फ़र्ज था वही जो है उन्हें ले डूबा। फिर आता 14वां विदेशी आक्रमण। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुग़ल सेना को बुरी तरह से पराजित करके मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया, और मोहम्मद शाह को बंदी बनाकर नादिर शाह दिल्ली पहुंचा, और कुछ विरोधी तत्वों ने नादिर शाह की मृत्यु की झूठी खबर फैलाकर कुछ फारसी सैनिकों को मार डाला। और इस पर क्रोधित होकर नादिर शाह ने दिल्ली को जो है लूटने का, कत्ले आम करने की जो है आज्ञा दी। और इस प्रकार से नादिर शाह की सेना ने क्रूरता और लूटमार करी,
पूरे दिल्ली में और इस प्रकार से पूरा धन जो है लूट लिया और इस प्रकार से काबुल और सिंध और पंजाब जो बड़े उपजाऊ प्रदेश थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो कर आता था उसे फारस वालों के अधिकार में कर लिया। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी क्षति जो है नादिर शाह ने पहुंचाई मुगल शासन को। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा कारण बना विदेशी आक्रमण। इसके अलावा यही नहीं रुका, इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली आए 1747 ईस्वी में और 1768 ईस्वी तक लगभग उसने 7 बार भारत पर आक्रमण किया और यहाँ की धन संपत्ति को खूब लूटा और पंजाब पर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार से ये जो कारण था जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के जो यहाँ पर चोट पहुँचाई थी उससे जो है जो जिसका पतन जो है हो रहा था उस पतन को उन्होंने और भी एकदम ही पतन के कगार के ऊपर खड़ा कर दिया। फिर आता है 15 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1600 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना जो इंग्लैंड में हो चुकी थी भारत के साथ जो है वो व्यापार करने के लिए। जैसा कि कहा गया कि जहांगीर के शासनकाल में ही सबसे टॉमस रोको को सबसे पहले जो है वो आज्ञा मिली। ये लोग जो थे केवल व्यापारिक कंपनी के तौर पर व्यापार करने के आए थे, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति जो है लगातार बढ़ती गई और एक समय ऐसा आ गया 18वीं शताब्दी के मध्य तक जब ये एक राजनीतिक संस्था जो है बन गई थी। इन्होंने कंपनी को इंग्लैंड की सरकार का सहयोग मिला और मुगल शासक अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई शक्ति को रोक ना सके और इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारी कंपनी थी वो यहाँ के शासक बन बैठे। तो ये कारण थे सारे के सारे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। अब जाते हुए 2 लाइनें जो है वो ज़रूर कहना चाहूँगा। कभी चुपके से उनके कमरे की तलाशी लूँगा, कभी चुपके से उनके कमरे की तलाशी लूँगा, पता तो लगे ये माँ बाप अपनी तकलीफ़ों को छिपाकर आखिर रखते कहाँ हैं। बड़ी बात है, आप बच्चे हैं, अपने माँ बाप कैसे किन हालातों में रहते हैं, कैसे आपको पढ़ाते हैं, किन हालातों में आपकी हर एक चीज़ ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, लेकिन अंततः वो उन्हीं घरों से जो बेघर हो जाते हैं और यह तक उफ तक नहीं करते हैं। तो इस पर ये 3 लाइनें हैं, अगर इनका सार आप समझ कर जाएंगे तो अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखेंगे। इसी आशा के साथ आपने मुझे आज भी बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।